हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसके पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम उसी श्रेणी में यूपी टेट की पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। हमने 2011 यूपी टेट, 2013 यूपी टेट, 2014 यूपी टेट के पीवाईक्यू डिस्कस किए थे, सीडीपी पोर्शन के। तो आज हम 2015 में जो यूपी टेट हुआ था उसके सीडीपी के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आए थे। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसको आपको ध्यान से देखना है और आपको पीवाईक्यू तो बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि अगर पीवाईक्यू आपको एग्ज़ाम में नहीं होता है वो आपकी गलती है। ठीक है, आपको नहीं पता कि क्या आना है क्या नहीं आना है, लेकिन आप पीवाईक्यू ज़रूर पढ़ें। पीवाईक्यू आने के चांस रहते हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, आप सबको पता है, और रिपीटेड में भी होते हैं। तो शुरू करते हैं 2015 का। ये 2 फरवरी 2016 को हुआ था पेपर। प्राइमरी लेवल का है, क्लास 1 to 5। तो आंसर देख लिया है आपने, चीटिंग हो चुकी है पहले से ही। ठीक है, आप नहीं देख पाओगे। तो शुरू करते हैं। वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी शामिल होता है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है अनुपात मापनी। अनुपात मापनी में परम शून्य होता है। ठीक, तो हम पढ़ें अगर कि मापन के मुख्य रूप से 4 स्तर होते हैं। ठीक, शाब्दिक मापन, शाब्दिक या नापित मापनी, क्रमिक मापनी, अंतराल मापनी, अनुपात मापनी। तो जो अनुपात मापनी है वह एक प्रकार है जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी शामिल होता है। ठीक है, अनुपात मापनी में अंतराल मापनी के सारे गुण तो होते हैं, लेकिन इसमें परम शून्य भी शामिल होता है। आपको इसकी सॉल्यूशन तो बहुत ध्यान रखना है। इसके आंसर सबसे ज़रूरी है, इसके आंसर ध्यान रखना, और उससे ज़रूरी हो जाता है इसके थ्योरी जो सॉल्यूशन है वो ध्यान रखना, क्योंकि सॉल्यूशन में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण किसमें होता है? जल्दी बताइए। इसका सही आंसर है परम है। हमने फ्राइड का सिद्धांत डिस्कस कर लिया है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत फ्राइड ने जो दिया था उसकी हमने अलग से क्लास लगाई गई है सीडीपी थ्योरी सीरीज़ के अंतर्गत। तो परम क्या होता है इसके डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, कि समय फ्राइड ने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए मनोविश्लेषणात्मक फ्राइड ने दो सिद्धांत दिए थे, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आएगा, वो टॉपिक वाइज जब आएगा वो हम तब डिस्कस करेंगे। तो फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व संरचना में एकदम अहम, परम अहम, इन तीनों तत्वों को विशेष महत्व देते हैं। परम अहम सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों एवं आदर्शों से संबंधित होता है। इसे आत्मा के अंतःकरण की पुकार भी कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखें। तो तीसरा क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा, कि व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर बना दूंगा, वकील, चोर, आप जो चाहें, मतलब मैं जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। ठीक, तो ये किसने कहा था? ये बहुत फेमस, बहुत इम्पोर्टेंट कथन है। ये वाटसन का कई बार एग्जाम में हुआ है और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। इसमें कोई डिस्कस करने से कुछ नहीं है। तो फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षित करने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? बताइए। वो होती है आपकी उद्दीपन की तीव्रता की। उद्दीपन की तीव्रता की आपकी होती है। तो उद्दीपन की तीव्रता ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि उद्दीपन की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी व्यक्ति न चाहते हुए भी उससे पूरा आकर्षित होगा। अब देखो क्लास में आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ ऐसा स्टडी मटेरियल या ऐसी बातें, ऐसा एग्जाम्पल बोलना है वो, ताकि बच्चे आपके बातों पर ध्यान दें। तो उसी को हम बोलेंगे उद्दीपन की तीव्रता। आपने कितना आकर्षक स्टडी मटेरियल दिखाया है बच्चों को, या इतनी मज़ेदार बात बता दी उस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि बच्चे आपको ध्यान दें, आपकी बात पर ध्यान दें। ठीक, तो डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। चलिए बताइएगा। ये आपकी है प्रेरणा। जो हमारे अंदर प्रेरणा होती है तो हमारे अंदर सीखने की कला स्वयं हो जाती है उत्पन्न, और रुचि भी हमें आने लगती है। प्रेरणा पाकर बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं, जिससे ज्ञानार्जन की गति में
तीव्रता आती है। थॉमसन ने भी लिखा है कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। थॉमसन का कथन है, ध्यान रखें। और सिक्स क्वेश्चन आप सिक्स क्वेश्चन आपका, फ्रॉड के अनुसार ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को उद्धार करने या पुनः स्मरण की असफलता को विस्मरण कहते हैं। एक्चुअली इसमें विस्मरण के परिभाषा, विस्मरण का अर्थ पूछा क्या होता है फ्रॉड के अनुसार। तो विस्मरण वह व्यक्ति होती है फ्रॉड के अनुसार जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर लिया। ठीक है, जैसे आपके जीवन में कुछ दुखद घटनाएं होती हैं या फिर कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें आप भुलाना चाहते हैं। ठीक, वही आपकी विस्मरण प्रवृत्ति होती है। तो साथ में क्वेश्चन है, एसओआर किसके द्वारा प्रस्तावित है, जल्दी बताइएगा। ये है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा। ये आपको ध्यान रखना, आया हुआ क्वेश्चन है। और ये कह सकते हैं ये थोड़ा सा लेवल इसका सही है। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण उत्तेजना प्रतिक्रिया को के विचारों को अधिक सरल बनाता है। वे एसओआर विवरण में ओ की व्याख्या करते हैं। यह गेस्टाल्ट मनोविज्ञान को दर्शाता है। 8वां क्वेश्चन है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दिशा क्या है, बताइए। ध्यान को, ये है इसकी रुचि, रुचि है क्योंकि ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दिशा रुचि होती है। व्यक्ति की रुचि जिस कार्य में अधिक होती है उस कार्य को अधिक ध्यान लगा करता है। ठीक है, जिस बच्चे का इंटरेस्ट जिस टॉपिक में है, जिस सब्जेक्ट में है, बच्चे उस टॉपिक और उस टीचर से अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, उस टॉपिक को और पढ़ना चाहते हैं, उसमें रुचि लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या जाता है। सिंपल क्वेश्चन है। तो सीखने का स्थानांतरण। ये सारे टॉपिक हम सीडीपी थ्योरी सीरीज जो चला रहे हैं उसमें डिस्कस करेंगे। इसमें हम क्या करने वाले हैं, सीडीपी थ्योरी सीरीज में हम 250 से ज़्यादा आपको सीडीपी क्लास देने वाले हैं फ्री में, उनकी पीडीएफ नोट देने वाले हैं फ्री में। इस सीरीज को कंप्लीट करने वाला के बाद आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की सीडीपी के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा, किसी दूसरे बैच को भी नहीं लेना पड़ेगा, केवल आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपके पास कंप्लीट सीडीपी नोट्स हो जाएंगे। ठीक, तो इसका सही आंसर है बी। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान को दूसरी परिस्थिति में उस ज्ञान का उपयोग को सीखने में स्थानांतरण किया जाता है। सॉरी। तो 10वां क्वेश्चन देखते हैं, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। सिंपल क्वेश्चन है, सीखना व्यवहार में अपेक्षित स्थायी परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। इसके थोड़ा पढ़ते हैं डिटेल में क्या लिखा है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। मनोवैज्ञानिक सिम्पसन ने भी कहा है कि व्यवहार में कोई भी परिवर्तन जो अनुभव का परिणाम है और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली परिस्थितियों को भिन्न प्रकार से सामना करता है, सीखना या अधिगम कहलाता है। ये मेरे ख्याल से बड़ी परिभाषा है, थोड़ा इग्नोर कर देना से, लेकिन इसका आंसर ध्यान रखना है। अगला है, सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सिंपल है, इसका आंसर दिख रहा है आपको, स्तंभाकृति। ठीक है, स्तंभाकृति कैसे, तो ये कोई ग्राफ। ठीक है, और यहाँ आपने ऐसे ग्राफ बने होते हैं, ग्राफ आपने देखे होंगे सांख्यिकी में, इसे कहते हैं स्तंभाकृति। ठीक है, अब आता है 12। अरे आंसर बाबा दिख जाता है आप लोगों को। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। किशोर अवस्था में, क्योंकि किशोर अवस्था में बच्चे को कई सारे नए अनुभव सीखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा अनुभव यहीं पर सीखने को मिलते हैं। विषमलिंगी आकर्षण बढ़ेगा और सामाजिक दोस्त बनते हैं, नए दोस्त बनते हैं, कई कई तरीके के दोस्त बनते हैं। आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, तो सबसे ज़्यादा विकास आपको बुद्धि का इसी में होता है। और सबसे तीव्रतम विकास पूछे कहाँ होता है, वो होता है शैशव अवस्था में। ठीक, तो बुद्धि का अधिकतम विकास किशोर अवस्था में होता है। तो आपका है तो 13वां क्वेश्चन, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। चलिए बताइए, मूल प्रवृत्ति पर ये पढ़ चुके हैं टॉपिक को।
सहस्वस्था बालक का निर्माण कहा जाता है। इस अवस्था में शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों को आधारित होता है, जैसे रोना हंसना। सहस्वस्था को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, अलग से क्लास पढ़ी हुई है सहस्वस्था के विकास की, सहस्वस्था के ऊपर जरूर देखें। और 14वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत जो है कॉलर ने किया था, किस पर किया था? वो किया था बनमानुस पर, चिंपांजी पर। ठीक है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जर्मन मनोवैज्ञानिक वॉल्फगंग कोहलर ने सूझ का सिद्धांत का प्रयोग बरमानुस या सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। ठीक है। ये चिंपैंजी का भी नाम पूछ लेते हैं कभी कभी, किस चिंपैंजी का नाम क्या था। 15वां क्वेश्चन है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे भी होंगे, क्या होंगे? सृजनात्मक। ठीक है। जो नहीं, जो पढ़ाई में होशियार हो, जैसे कोई आपका कोई दोस्त होगा जो रट्टा मार होगा, ठीक है, रट्टा मार दोस्त होते हैं, तो जरूर नहीं है कि सृजनशील हो। मतलब सृजनशील मतलब उसको जरूर ये ज़रूरी नहीं कि उसको एडिटिंग आती हो, या फिर वो सारे खेलों में होशियार हो। ठीक है। या फिर वो उसका जो सामाजिक रिश्ता है सभी के साथ वो अच्छा ना हो, ऐसा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे भी सृजनशील हों। 15वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन। अधिगम में प्रभाव का नियम दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। सिंपल क्वेश्चन है। थॉर्नडाइक के नियम जब आएंगे, आने ही वाले हैं कुछ क्लास में, तो हम पढ़ेंगे। ठीक। तो तक आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए थे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक ने गॉड नियम भी दिए थे। ठीक है। गॉड नियम भी दिए थे थॉर्नडाइक ने। जब उनका टॉपिक आएगा तो हम पढ़ेंगे। 17वां क्वेश्चन, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन में नहीं किया जाता है? जहाँ भी नहीं आए ना एग्जाम में, जरूर ध्यान दें। कुछ लोग नहीं के चक्कर में कुछ नहीं गलत कर देते हैं। इसका सही आंसर है आपका तार्किक विधि। तार्किक विधि। ठीक है। स्मृति के मापन में, ठीक है, आपको कोई चीज़ याद है या नहीं है, कैसे पता करेंगे? पहचान हम पूछ सकते हैं कि ये क्या है, उसको याद होगा तो बता देगा। ठीक है। पुनः सीखना, हम उससे पुनः पूछ सकते हैं। अब उसने कुछ लर्न करा है तो पुनः पूछ सकते हैं उसे, तुरंत पुनः वो टॉपिक पढ़ाएंगे। अगर वो टॉपिक उसको पहले से याद है तो वो बहुत जल्दी से पढ़ लेगा। नहीं याद है, भूल गया है, तो नहीं पढ़ पाएगा जल्दी से। ठीक है। इसलिए और तार्किक बुद्धि आपकी इससे संबंधित नहीं है। तार्किक बुद्धि आपकी बौद्धिक क्षमता से संबंधित है, जबकि प्रत्याहार, पहचान और पुनः सीखना बुद्धि स्मृति से संबंधित है। और आपका आता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षा, जिसे TAT कहते हैं, TAT ध्यान रखें, का विकास के द्वारा किया गया। जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी। इसका आंसर होगा आई थिंक और सी में, मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं है। तो मरे, किसका आंसर है? मरे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षा व्यक्तित्व मापन का परीक्षा है। जब हमारा व्यक्तित्व टॉपिक चालू हुआ ना, तब हम सारे सिद्धांत पढ़ेंगे व्यक्तित्व मापन के। इस परीक्षण का विकास 1935 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शिक्षक M.A. मरे ने किया था। 19 का देख लिया आंसर। चीटिंग कर लिए तो यार, हमारे सामने चीटिंग करते हो। आपका है 19वां क्वेश्चन। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा, सबसे बड़ा योगदान यही है। हमने मनोविज्ञान की ब्रांचेस पर अलग क्लास बनाई है कि मनोविज्ञान की कौन सी शाखाएँ होती हैं, वो जरूर देखें। मनोविज्ञान के शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान बाल केंद्रित शिक्षा के विकास में है। तो आपका 20वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सारे यूपी टेट 2016 में जो फरवरी में हुआ था, उसके 30 क्वेश्चन करा रहे हैं हम आपको, फिर से बता दें। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? जल्दी बताइएगा। वृद्धि और विकास सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, ये आपका है वर्गीकरण का सिद्धांत। तो वर्गीकरण का कोई सिद्धांत नहीं है। वृद्धि और विकास के सिद्धांत की अलग वीडियो बना रखी है हमने। ठीक है। सारे सिद्धांत हम डिस्कस करें, सारे 16 सिद्धांत हैं वृद्धि और विकास के, उसको डिस्कस किया हमने। देख लिया आंसर। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? ये आपके पाठ प्रस्तावना, ये तत्परता नियम।
ठीक है, ये हम जब हमारे पठन कौशल आएंगे ना तब हम डिस्कस करेंगे। तत्परता में कार्य करने की शक्ति निहित होती है तथा साथ में तत्परता से सक्रियता भी बढ़ जाती है। पाठ प्रस्ताव में इसी नियम पर आधारित है। अब आपका है संप्रति निर्माण की प्रथम सोपान क्या है, जल्दी बताइए। इसके सही आंसर है प्रत्यक्षीकरण। आप संप्रति मतलब कॉन्सेप्ट, आप किसी बालक के अंदर किसी टॉपिक से प्रति एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं तो सबसे आसान सबसे पहला सोपान होगा कि उससे उसकी फिजिकली या आंखों से देखिए, आंखों से उसको दिखा दो, सबसे यही है। ठीक है? तो संपर्क के सोपान पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट है, याद रखें इसी क्रम में। क्रम पूछ लेता है कभी कभी तो पहला है क्रम प्रत्यक्षीकरण, फिर होता है विभेदीकरण, फिर होता है पृथक्करण, फिर होता है सामान्यीकरण। ठीक है, अतः प्रथम सोपान प्रत्यक्षीकरण। अगले पेपर में ये पूछ सकता है कि अंतिम सोपान कौन सा है, तो सामान्यीकरण। तो आपका है प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था, वो भी दिया गया था आपका बंडूरा ने दिया था। तो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया था। इसे सामाजिक अधिगम भी कहते हैं। तो इसे सामाजिक अधिगम भी कहते हैं। तो आपका है 24वां क्वेश्चन, चलो ये देखते हैं कौन बताता है। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्न में से किस विधि पर आधारित है, जल्दी बताइए। ये आपका है आगमन विधि पर। ठीक, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण, सोपान आगमन विधि के। ये आपका जो टॉपिक आएगा ना, विधियाँ आएंगी, शिक्षण की विधि आएंगी ना, तब हम इन्हें अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आपका है अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ उदाहरण है। ये आपका है इसका ए, रुचि, लक्ष्य और प्रवृत्ति इनकी हमारी आंतरिक निर्धारित आंतरिक चीज़ें हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। और भी देखो, अभिरुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, आदत, जिज्ञासा। ठीक है, ध्यान रखें। बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र, ये बाल मनोविज्ञान जो फर्स्ट क्लास थी तभी हमने डिस्कस किया था। इसका सही होगा गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं। अब यह अवस्था जो माता के किसवें सूत्र गुणसूत्र के अलग न होने पाने के कारण होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम। काफी बार पूछा गया है डाउन सिंड्रोम के बारे में, ध्यान रखें। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक और क्रोमोसोम जनित विकार है। ये 21वीं क्रोमोसोम के एक अतिरिक्त जोड़ बन जाने से होती है। ठीक है, ध्यान रखें। वो आपका है 28वां। कोहल वर्ग के किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। कोहल वर्ग का सिद्धांत आने ही वाला है कुछ टॉपिक के बाद, तो हम पढ़ेंगे अच्छे से। ये आपका पूर्व पारंपरिक अवस्था, जहाँ बच्चा छोटा होता है, शैशव अवस्था में होता है, तो वो उसकी खुद की नैतिकता नहीं होती है। चाहे जैसे हम सिखाते रहते हैं, मतलब बाहर के लोग जैसे सिखाते रहते हैं, वैसे वैसे उसकी जो है उसकी नैतिकता बनती रहती है। ठीक है, उसकी खुद की कुछ नहीं होती है। अब आपका है निम्न में से सही क्रम बताना। तो सबसे पहले निषेचन का है ना टॉपिक, निषेचन, अंडाणु, शुक्राणु, अंडाणु, शुक्राणु, ये भी है। इसका आई थिंक डी होगा, डी। ठीक, पहले अंडाणु बनता है, फिर उसका शुक्राणु, फिर यूगुनस, फिर ब्लाटोसिस। शुक्राणु, यूगुनस, ब्लाटोसिस, ये प्रक्रिया निषेचन से संबंधित है। तो तीसरा क्वेश्चन है अंतर्मुखी बहिर्मुखी उभयमुखी व्यक्ति का वर्गीकरण के द्वारा किया था, इसके द्वारा। ये आपके भाई साहब यूंग, ठीक है, यूंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। यूंग स्विट्जरलैंड के हैं, ध्यान रखें। उन्हें व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, अंतर्मुखी, बाह्यमुखी और उभयमुखी। तो आपके यहाँ पर यूपिटर 2 फरवरी 2016 क्वेश्चन 30 खत्म होते हैं। हम आपको फिर से बता दें कि हम CDP थ्योरी सीरीज चलाते हैं। आपको पूरे यूट्यूब पर पूरे और कोई भी ऐप वाला, कोई पेड बैच वाला आपको 250 से ज़्यादा क्लास CDP की नहीं देने वाला। ठीक है, तो क्या करते हैं, जैसे अभी यूपी टेट का एग्ज़ाम चल रहा है,
तो यूपी टेट की सीडी करा देंगे, एमपी टेट का एग्ज़ाम चल रहा है, एमपी टेट की सीडी करा देंगे, सीडी और सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है, सीटेट की सीडी करा देंगे। लेकिन कोई भी कंप्लीट नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि बच्चे फिर कोर्स नहीं लेंगे, एक बार में हम सब कुछ पढ़ा देंगे। अगर हम एक ही बार में बच्चों को सब कुछ दे देंगे तो बच्चा कोर्स कैसे लेगा? इसलिए वो उतना ही पढ़ा दें जितनी ज़रूरत होती है। लेकिन मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊँगा, ठीक है? 250 से ज़्यादा क्लास देने वाले हैं फ्री में। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएँ, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।